अच्छा, तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो हमने देखा पिछले वीडियो में, हमने देखा चेक्स एंड बैलेंस, सॉरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स अमेरिका में कैसा है। और फिर उसके बाद देखा हमने इंडिया में कैसा है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स के बाद चेक्स एंड बैलेंसेस अमेरिका में तो है, क्या इंडिया में है, देखते हैं। सो चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रण और संतुलन। तीन विंग है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तीनों को संविधान ने तैयार किया है। संविधान ने बोला है कि एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। अब संविधान ने सबको फंक्शंस भी दिए हैं कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, गवर्नमेंट या लॉ बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम है देखना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ठीक से संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये जो दिया गया है काम, अगर कभी कभी इसमें गड़बड़ करते हैं लेजिस्लेचर, उसको जो काम दिया गया है उस दायरे से बाहर जाके कर कुछ काम करने लगे या कुछ ऐसा करने लगे जहां पे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो दूसरे ऑर्गन्स उसको आके कंट्रोल करेंगे, स्टॉप करेंगे कि रुक जा भाई, ज्यादा हो रहा है, गो बैक टू योर लिमिट्स, अपने औकात में रहो, अपनी हदों में रहो। तो उस टाइप का जो कुछ है उसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, जो हम देखेंगे। सो चेक्स एंड बैलेंसेस, पहले स्टार्ट करते हैं विथ एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव में मेनली हम देखेंगे आपका जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है एक्चुअली, मिनिस्टर्स है, जो गवर्नमेंट है, इसको लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस इसको हमेशा रखना पड़ेगा। मतलब एग्जीक्यूटिव को ऐसे काम करना है कि लेजिस्लेचर को लगे, पार्लियामेंट को लगे कि हाँ ये सरकार ठीक चल रही है, सरकार में कॉन्फिडेंस है। सरकार में अगर लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, यानी कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, क्योंकि लेजिस्लेचर में बैठे कौन है, बैठे हैं हमारे और आपके रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने इनको चुनाव चुन के भेजा है, हमारे 10 लाख लोग हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके लिए एक बंदा वहां पे, 10 लाख एक बंदा वहां पे, ये 10 लाख के लिए एक बंदा वहां पे, 10-10 लाख, ऐसे करके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने अपनी बात रखने के लिए एक बंदे को पार्लियामेंट में भेजा है। सो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं एमपीज, वो एक्चुअली वही कर रहे हैं जो पब्लिक, मतलब हमारा जो सेंटीमेंट है वो उनका सेंटीमेंट है। तो अगर पार्लियामेंट में बैठे एमपीज को लग रहा है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कि आम जनता, आम पब्लिक ऑफ द कंट्री, उसको सरकार में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। और फिर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर इंट्रोड्यूस करे ऑपोजिशन और वो पास हो जाए अगर, तो सरकार गिर जाती है। सो हमेशा कॉन्फिडेंस इंजॉय करते रहना है एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर का। सो लेजिस्लेचर अगर कॉन्फिडेंस खो दे तो सरकार गिर जाएगी, एग्जीक्यूटिव विल कोलैप्स। तो इस तरह से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव मान लीजिए ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, और एग्जीक्यूटिव आराम से रिलैक्स कर रहा है, दिख नहीं रहा है कि कोई स्टेप ले रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, तो नो कॉन्फिडेंस आएगा लेजिस्लेचर में और सरकार गिर जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव को बने रहने के लिए लेजिस्लेचर को खुश रखना जरूरी है। ओके, सो एग्जीक्यूटिव मस्ट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। दूसरा तरीका है, लेजिस्लेचर एक और तरीके से कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, जो आपका क्वेश्चन आवर। अच्छा, ये हो गया नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। उसके बाद क्वेश्चन आवर, 0 आवर, और बाकी जो डिस्कशंस होती हैं। सो इस तरह की जो डिस्कशंस होती हैं, या क्वेश्चन आवर या 0 आवर, वहां पे बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो रूलिंग जो पार्टी है या रूलिंग कोएलिशन है, उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनको सवाल पूछते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, करेंटली एनडीए पावर में है, एनडीए पावर में है, तो ऑपोजिशन जो है जिसका नाम अभी इंडिया हो गया है, तो इंडिया जो ये महागठबंधन या इंडिया का जो ये जो है, वहां से किसी पार्टी के कोई एमपी उठ के बोलेंगे मेरा सवाल है फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी से, कि वो क्या कर रही हैं महंगाई के ऊपर, या आरबीआई ने रेट्स क्यों नहीं कम किया, लोन इतने महंगे क्यों रखे हैं। सो ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और उनको जवाब देना पड़ेगा, शी विल हैव टू आंसर। वो आंसर कब करेंगी,
क्या टाइम लेंगी, 7 दिनों का, 10 दिनों का, या साथ में आंसर करेंगी, लिखित जवाब देंगी कि ओरल जवाब देंगी, ये सब हम पार्लियामेंट चैप्टर में देखेंगे। बट उनको जवाब देना है, जवाबदेही है उनकी। दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, एंड थ्रू द पार्लियामेंट दे आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर इन क्वेश्चन आवर, जीरो आवर एंड अदर डिस्कशंस। सो ये इस तरह से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अपने कंट्रोल में रखता है, उसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देता। उसके बाद अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया जो संविधान के खिलाफ जा रहा है, जैसा कि हम एक उदाहरण बार बार लेते आए हैं रिगार्डिंग 66A, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, वो उसको छोड़ देते हैं, उसको बहुत बार डिस्कस कर लिया, कोई और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लॉ पास किया गया जिस लॉ का नाम, अच्छा एक लॉ है जहां पे लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया कि सुसाइड एक क्राइम है। ये पहले इंडिया में सुसाइड एक क्राइम था। अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है और अगर गलती से बच गया तो पुलिस उसको जेल में डाल देती थी। अब भाई देखो बंदा सुसाइड क्यों कर रहा है, उसका दिमागी हालत अगर अगर किसी के लाइफ में कुछ बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही बुरा चल रहा है तभी बंदा सुसाइड करेगा। नॉर्मली लोग सुसाइड ऐसे हंसी खुशी नहीं करते हैं। तो सुसाइड जो करने जा रहा है उसको तो यार, उसको तो केयर की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। आप उसको जेल में डाल रहे हो। बट ये लॉ हुआ करता था कॉलोनियल टाइम से, हमारे आईपीसी में लॉ था कि सुसाइड इज अ एक्ट ऑफ क्राइम, उसके लिए सजा होती थी। बाद में जुडिशरी ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। जुडिशरी ने बोला कि ये ठीक नहीं है, ये लॉ गलत है, ये लॉ संविधान के खिलाफ है। क्योंकि संविधान में यू हैव राइट टू लाइफ, आर्टिकल कौन सा है भाई, 21। राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कि सिर्फ ऐसे ही लाइफ नहीं यार, लाइफ इज्जत वाली जिंदगी होनी चाहिए, लाइफ विद डिग्निटी। और अगर किसी को डिग्निटी वाली लाइफ नहीं मिल रही है, सो ही और शी में चूज टू एंड द लाइफ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि ठीक है यार सुसाइड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, नॉट प्रमोटिंग इट, बट अगर कोई अपनी लाइफ लेने की कोशिश कर रहा है उसको सजा देना ये गलत है। दैट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, उसको केयर की जरूरत है। सो क्या मरना फिर फंडामेंटल राइट है? अगर मुझे डिग्निटी की लाइफ नहीं मिल रही है तो कैन आई गिव माई लाइफ, कैन आई डाई? इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा जब हम आर्टिकल 21 डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, उसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि पार्लियामेंट का लॉ अगर लगता है कि वो संविधान के खिलाफ है तो उसको जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर देगा, उसको नल एंड वाइड कर देगा। यहाँ पे जुडिशरी लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर रहा है। अगर जुडिशरी को लगता है कि एग्जीक्यूटिव का कोई ऑर्डर है जो कि संविधान के खिलाफ जा रहा है, उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देता है कि दुर्गा पूजा में बाहर निकलना मना है, दुर्गा पूजा में लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस, कैलकाटा पुलिस, कोलकाता पुलिस ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, दुर्गा पूजा में बाहर भीड़ नहीं जमनी चाहिए, आप कम कम लोग बाहर निकलिए, हम ज्यादा लोगों को देखेंगे तो जेल में डाल देंगे। तो लोग कंप्लेन करेंगे जुडिशरी के पास, एंड जुडिशरी बोलेगी भाई दिस इज अगेंस्ट राइट टू प्रैक्टिसिंग वंस रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, अगेंस्ट आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप कैसे फंडामेंटल राइट्स को ऐसे कर्टेल कर सकते हो बिना, विदाउट एनी रीजनेबल प्रॉपर रीजन देके करें तो दूसरी बात है, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ये जस्ट एग्जांपल था, ऐसा होता नहीं है कि दुर्गा पूजा में मना कर दें, बट जस्ट एन एग्जांपल। सो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को कंट्रोल करती है बाय जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू करके जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स और लेजिस्लेचर के लॉज दोनों को रिव्यू करके उनको चेक करती है कि संविधान के साथ ये ठीक है कि नहीं। अगर संविधान के साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो उनको वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है, नल एंड वाइड कर सकती है। सो अगेन चेक्स एंड बैलेंसेस, कंट्रोलिंग। अब जुडिशरी को कौन कंट्रोल करेगा भाई? तो जुडिशरी को कंट्रोल करते हैं तुम्हारे आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों कंट्रोल करते हैं। कैसे? जजेस की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं।
प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और प्रेसिडेंट को सजेशन सजेशन देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट अंडर प्राइम मिनिस्टर, वो सजेस्ट करता है कि आप इसको बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज। सो एग्जीक्यूटिव इनका चयन करता है, एग्जीक्यूटिव इनको अपॉइंट करता है, इनको ट्रांसफर करता है एग्जीक्यूटिव। और इनका रिमूवल कौन करता है? रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, एग्जीक्यूटिव ही करते हैं, बट आफ्टर अ रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर अगर रेजोल्यूशन पास करे कि ये बंदा जो जज है, जज बनने के लायक नहीं है, हाँ, एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन में जो दो डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से उसको डिस्क्वालीफाई, ये बंदे को हटाया जाना चाहिए, तो लेजिस्लेचर के दोनों हाउस रेजोल्यूशन पास कर देंगे, जज को हटा दिया जाएगा। सो अब लेजिस्लेचर रेजोल्यूशन पास करेगा और एग्जीक्यूटिव उसको हटा देगा। सो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी जुडिशरी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो देख रहे हैं हम कि चेक्स एंड बैलेंसेस तो बहुत खूबसूरती से इंडिया में भी दिख रहा है। हर एक विंग दूसरे विंग के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव डालता है उसको तक कंट्रोल में रखने के लिए। सो इट लुक्स फाइन एज इफ हमारे कंट्री में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत बढ़िया से चल रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी चेक्स एंड बैलेंसेस का जो मैकेनिज्म है वो काफी कमजोर हो गया है। चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म हैज बिकम लिटिल वीक, अ लॉट वीकर। जैसा होना चाहिए था, जैसा कि फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा था, वैसा नहीं चल रहा है अभी। कुछ एग्जांपल लेते हैं। ब्रूट मेजॉरिटी। ब्रूट मेजॉरिटी का मतलब भाई जानलेवा मेजॉरिटी, जबरदस्त मेजॉरिटी, जैसे कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को मिली थी 1970s में, या अभी करेंटली एनडीए गवर्नमेंट की है, या राजीव गांधी को मिली थी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद 400 सीटें। सो इस तरह से जब एक यू नो अब 545 पार्लियामेंट लोकसभा में सीट्स हैं, 273 अगर आपके पास हैं, 273, तो आप आपके पास मेजोरिटी है, 50% से ज्यादा आपके पास है। अगर आपके पास 350 है, 400 है, तो आपके पास इतनी ज्यादा मेजोरिटी है कि आप पॉपुलेशन से कोई डर भय नहीं रहेगा, खत्म। अब ये 273 में अगर मान लीजिए कोalition पार्टनर्स बहुत सारे हैं, तो भी दिक्कत है कि कोई एक कोalition पार्टनर नहीं मानेगा, वो बोलेगा नहीं ये बिल आएगा तो हम अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, तो भी सरकार थोड़ी डरी सहमी रहेगी। बट मान लीजिए एक सिंगल पार्टी को ही इतना सीट्स मिल गया, जैसे कि करेंटली जो है उसमें आई थिंक 300 से ज्यादा सीट तो बीजेपी की अकेले की है। एनडीए में बीजेपी अकेले 300 से ज्यादा सीट लेके आई है। बाकी जो छोटे छोटे अलाइज हैं वो अगर नहीं भी रहे बीजेपी के साथ, तो भी बीजेपी के अकेले ही 273 से ज्यादा सीट्स हैं। डज नॉट इसको किसी ऑपोजिशन से या किसी से भी डरने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये जो लॉ चाहे वो पास कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। अभी हो रहा है कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये बिल बिना डिस्कशन के ऐसे ही जल्दी जल्दी पास कर दिया गया, गवर्नमेंट ने ठीक से डिबेट, ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी और गवर्नमेंट बिल पास कर दिया। ये क्या अभी पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हर कोई सीखता है किसी ना किसी से। 1970s में कोई करके गया, वहीं से सीख रहे हैं। कौन करके गया? इंदिरा गांधी। 42nd अमेंडमेंट, आपको पता होगा, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? जो 42वां संशोधन संशोधन था 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पलट दिया गया था, बहुत कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, बहुत सारे चेंजेस। सो एक सरकार के पास अगर ब्रूट मेजोरिटी हो, मैसिव नंबर्स हो पार्लियामेंट में, स्पेशली लोकसभा में, राज्यसभा में भी चाहिए, दोनों में चाहिए, क्योंकि बिल दोनों हाउस से पास होगी, तो वहां पे चेक्स एंड बैलेंस काम नहीं करेगा। वहां पे ऑपोजिशन, जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर उस एग्जीक्यूटिव को, उस सरकार को, उन मिनिस्टर्स को कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेजिस्लेचर में ज्यादातर बंदे उसी सरकार के हैं। जो बचे खुचे जो बंदे हैं उनके सवाल से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कंट्रोल कम हो गया ब्रूट मेजोरिटी में, जो कि अक्सर होता है। इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, फिर से अभी हो रहा है ब्रूट मेजोरिटी। नंबर टू, अक्सर बाईपास किया जाता है राज्यसभा को, बाईपासिंग राज्यसभा। राज्यसभा एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। लोकसभा अगर जल्दीबाजी में कोई बिल पास कर दे, तो राज्यसभा, बोला जाता है कि हाउस ऑफ एल्डर्स, यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो थोड़े ज्यादा समझदार हैं, थोड़ा ज्यादा मैच्योर है, एक्सपीरियंस है, तो वो बिल को दोबारा थोड़ा सहम रुक रुक के धीरे धीरे से उसको रिव्यू करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, और हड़बड़ी जो हुई है उसमें जो गलती हुई है उसको ठीक कर देंगे। तो राज्यसभा
बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, बट राज्यसभा को भी बाईपास कभी कभी कर दिया जाता है। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी नॉर्मली जो स्पीकर होता है हाउस में, स्पीकर होता है रूलिंग पार्टी का। और स्पीकर सर्टिफाई करता है, स्पीकर सर्टिफाई करता है कि एक जो बिल इंट्रोड्यूस हो रही है, वो लोकसभा का स्पीकर सर्टिफाई करता है कि वो बिल एक ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है। अगर मनी बिल का सर्टिफिकेट ठप्पा लग गया कि स्पीकर ने बोला कि ये मनी बिल है, तब भाई राज्यसभा का रोल एकदम खत्म, ऑलमोस्ट खत्म, राज्यसभा बिकम्स टोटली पावरलेस। हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में इन डिटेल, बट इतना समझ लीजिए अभी कि अगर मनी बिल है तो लोकसभा से जब राज्यसभा में जाएगी तो राज्यसभा जो भी बोले, कुछ करे या ना करे, कुछ बोले या ना बोले, वट एवर राज्यसभा का जो भी व्यू है, लोकसभा उसको टोटली इग्नोर कर सकता है। बिना राज्यसभा की बिना कोई बात सुने बिल पास हो जाएगी। राज्यसभा उसको ज्यादा देर तक रोक के भी नहीं रख पाएगा, ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी बिल कुछ दिनों के बाद। सो मनी बिल में राज्यसभा बिकम्स पावरलेस, कोई शक्ति नहीं होती है राज्यसभा की। तो अगर स्पीकर ने सर्टिफाई कर दिया कि मनी बिल है तो राज्यसभा इज गॉन। स्पीकर कौन है? लोकसभा में बैठा हुआ है। लोकसभा में जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उसका बनता है। सो एक एग्जांपल है आधार बिल, होमवर्क है, आप इसको रीड करेंगे। आधार बिल कंट्रोवर्सी, आप लोग टाइप करेंगे यूपीएससी में आधार बिल कंट्रोवर्सी यूपीएससी, ऐसे गूगल में टाइप करेंगे और स्टडी करेंगे इसके बारे में क्या क्या आर्टिकल्स आ रहे हैं। द हिंदू के कुछ आर्टिकल्स आएंगे, इंडियन एक्सप्रेस के आएंगे, और विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, इनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी आएंगे। तो रीड देम एंड अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म कीजिए। सो आधार बिल में इन शॉर्ट बताता हूँ क्या हुआ था कि ये जो बिल थी, जो संविधान में दिया हुआ है मनी बिल का डेफिनेशन, मनी बिल का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, आर्टिकल 110 है शायद, एक बार डबल चेक कर लेता हूँ, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक हो रही है एज आई एम गेटिंग ओल्ड। आई एम गेटिंग ओल्ड सो 110, या आर्टिकल 110 इज मनी बिल, ठीक है। सो आर्टिकल 110 में जो मनी बिल की डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, आधार बिल वाज नॉट मीटिंग दैट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की के मुताबिक आधार बिल वाज नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल। सरकार का बोलना था कि इट इज मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ मनी बिल। अब दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको मिल जाएगा सर्च, जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो ट्राई टू रीड दैट एंड फॉर्म योर ओन ओपिनियन। सो ये कंट्रोवर्सी हुई कि ये क्राइटेरिया मीट करता है कि नहीं। तो स्पीकर ने ठप्पा लगा दिया कि ये मनी बिल है। अब मनी बिल का ठप्पा लग गया तो राज्यसभा इज पावरलेस। लोकसभा में सरकार के पास ऐसे ही बहुत मेजोरिटी थी, राज्यसभा में उस समय कुछ नंबर्स कम थे। राज्यसभा में रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के सीट्स कुछ कम थी, मतलब एकदम क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिल रही थी वहां पे। सो वहां पे अगर बिल का डिस्कशन ज्यादा होता तो वहां पे बिल अटक सकती थी, रोकी जा सकती थी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सिंस राज्यसभा में उनके नंबर्स कम थे, कि सीट्स कम थी, तो राज्यसभा में डिबेट ना हो, राज्यसभा को बाईपास कर दिया जाए, उसके लिए स्पीकर से सर्टिफाई कराया गया कि ये मनी बिल है। सो ये एक्चुअली क्या है वो डिटेल में आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, बट ऐसा हो सकता है कि जहां पे स्पीकर सर्टिफाई कर दे मनी बिल और राज्यसभा को बाईपास कर दिया जाए, अगर रूलिंग पार्टी के पास राज्यसभा में सीट्स कम हो। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट जहां हम देख रहे हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव, वो थोड़ा कमजोर दिख रहा है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट देखिए, एक और बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, पार्लियामेंट्री कमिटीज। देखिए, अब मान लीजिए एक बिल डिस्कस हो रहा है रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर प्ले, कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, या स्पेस रिसर्च को लेके, स्पेस में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है,
या फिर डेटा प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, डेटा प्रोटेक्शन का एक बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। अब डेटा प्रोटेक्शन क्या क्या है इसमें, इंटरनेट के बारे में जानकारी चाहिए आपको, पूरे वर्ल्ड में डेटा कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ पे डेटा का की चोरी हो सकती है, डेटा का मिसयूज हो सकता है, उसको कैसे बचाया जाए। और बहुत कुछ जानना है, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, सर्वर पे डेटा स्टोर करना, क्लाउड में स्टोर करना, ब्ला ब्ला, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। डू यू थिंक हमारे पार्लियामेंट में सारे लोग सारे मुद्दों में एक्सपर्ट्स हैं? यस, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। देयर मे बी पीपल हु आर एक्सपर्ट इन इकोनॉमी, देयर मे बी पीपल हु आर एक्सपर्ट इन सोशल साइंसेस, देयर मे बी पीपल हु आर एक्सपर्ट इन, फॉर एग्जांपल से अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट हो सकते हैं। बट बिल्स तो बहुत सारी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, हर एक बिल में जो मुद्दा है उसके ऊपर हमारे पास एक्सपर्टीज हो पार्लियामेंट में जरूरी नहीं है, स्पेशली व्हेन अ गुड परसेंटेज ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट do not have very great educational records, or we do not also there are people with criminal records, गैंगस्टर्स भी रहे हैं जो पार्लियामेंट में है। तो उम्मीद नहीं कर सकते हम कि सारे के सारे लोग की एक्सपर्टीज होगी डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, या इंटरनेट के ऊपर, या स्पेस के ऊपर, या एटॉमिक पावर के ऊपर। लेकिन डिस्कशन कहाँ होगी? पार्लियामेंट में ही होगी। वही पार्लियामेंट, हमने उनको चुन के भेजा है कि बिल भाई आप लोग डिस्कस करो, आप लोग पास करो, क्योंकि हम 130 करोड़ लोग बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती यहाँ पे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारे पास। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे। हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम जनरली डायरेक्टली डिस्कस नहीं करते हैं किसी मुद्दे को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स डिस्कस करते हैं हमारे लिए पार्लियामेंट में बैठ के। सो अब उन्हीं को करना है डिस्कस। तो क्या किया जाए? सो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में एक कमिटी सिस्टम है, जहाँ पे क्या होता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भेज दिया जाता है एक कमिटी के पास। कमिटी में पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर इसमें कमिटी में 15 बंदे हैं, सो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से बंदे रहेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ इन द लोकसभा। लोकसभा में या राज्यसभा में, डिपेंडिंग जिस कौन से हाउस की कमिटी है या ज्वाइंट कमिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो डिपेंडिंग ऑन किस पार्टी के पास कितनी ज्यादा सीट्स हैं पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से इस 15 मेंबर में उनके मेंबर होंगे। जिस पार्टी की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीट्स है, उसके इस कमिटी में भी सबसे ज्यादा मेंबर्स रहेंगे। तो ऑपोजिशन और रूलिंग के पार्टी दोनों के मेंबर्स होते हैं, बट नॉर्मली रूलिंग के ज्यादा रहते हैं। और जिस पार्टी के जितने ज्यादा मेंबर्स पार्लियामेंट में, उसके उतने ज्यादा मेंबर्स कमिटी में। सो ये कमिटी नॉर्मली क्या करती है, कमिटी में फिर वही पार्लियामेंटेरियंस ही हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर टेक्निकल डिस्कशन कैसे होगा? लेकिन अब पार्लियामेंट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बिलों को पास करना है, बहुत कुछ है, टाइम नहीं होता है, इनके पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन ये कमिटी क्या होती है कि पार्लियामेंट का काम हो जाने के बाद, या ऑफन पार्लियामेंट की जिस दिन छुट्टी है, या ऑफन पार्लियामेंट अपना काम एक तरफ कर रहा है, ये कमेटी अलग से दूसरे एक रूम में बैठ के उस स्पेसिफिक बिल, उस टेक्निक बिल के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रही है। ये 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने उसको ही डिस्कस करेंगे, मे बी 6 महीने, मे बी 1 साल, उसी को डिस्कस करेंगे। और उसको समझने के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जाता है। सो स्पेस साइंटिस्ट, मे बी एक हाइड्रो जियो हाइड्रोलॉजिस्ट, एक डैम को लेके, डैम सेफ्टी को लेके डिस्कस किया जा रहा है। तो डैम्स को सेफ कैसे बनाया जाए, जमीन में मॉइस्चर, जमीन में कितना गहरा खोदा जा सकता है, कितना स्टेबलाइजेशन ऑफ डैम, पहाड़ में कैसा डैम, प्लेन्स पे कैसा डैम, सब कुछ समझने के लिए हमको एक हाइड्रोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो एक हाइड्रोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट को लेके कोई मुद्दा है तो हमें एक नेचर फॉरेस्ट एक्सपर्ट चाहिए, हमें एक इन्वायरमेंटलिस्ट चाहिए, ठीक है। सो वीमेन राइट्स स्पेशलिस्ट चाहिए, अगर वीमेन का मुद्दा है तो एनजीओ के मेंबर्स को बुलाया जाता है, ठीक है। रिटायर्ड जजेस, रिटायर एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, आरबीआई गवर्नर को भी बुलाया जाता है कभी कभी। सो डिफरेंट रिलेटेड रिक्वायर्ड जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज है, उनको बुला के कमिटी अपने सामने बैठा के डिस्कस करती है, उनसे इनपुट्स लेती है, और फिर वो फाइनलाइज करती है कि हाँ ये बिल ठीक ठाक है कि नहीं। सो होता क्या है, एक लोकसभा में एक बिल पास हुई, एक बिल इंट्रोड्यूस हुई, तो लोकसभा के मेंबर्स ने उसको एक कमिटी को भेज दिया। एक कमिटी अपना टाइम लेगी, एक्सपर्ट्स के साथ सारे पॉइंट्स को नोट करके, सब सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके, उसका एक जिस्ट बना के वापस लोकसभा में बिलाएगा। और फिर वो डिस्कशन, एक्सपर्ट्स का कमेंट सब कुछ देखने के बाद, लोकसभा फिर से उसको डिबेट करके, डिस्कस करके उसके ऊपर वोटिंग करेगा। फिर बिल राज्यसभा में जाएगी,
राज्यसभा में फिर से कमेटी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि राज्यसभा में दोबारा कमेटी का गठन ना हो, या फिर हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को मिला के एक ज्वाइंट कमेटी का गठन हो, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है। तो ये सब कमेटी जो सिस्टम है, ये कमेटी सिस्टम बहुत ही जरूरी है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय ली जा सकती है। और हमारे पार्लियामेंट में जो चीज लैकिंग है, एक्सपर्टीज लैकिंग है, टाइम लैकिंग है, समय का अभाव है, एक्सपर्टीज का अभाव है, दोनों अभाव को यहाँ पे पूरा किया जाता है। दोनों का अभाव यहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, काफी टाइम लिया जाता है, तो बिल्स अच्छे से डिस्कस हो जाती हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। सो अक्सर क्या होता है कि रूलिंग गवर्नमेंट्स अक्सर इस कमिटी को भी ओवरराइड करती हैं, कमिटी को बाईपास करती, कमिटी सिस्टम को। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक मुद्दा बहुत ही न्यूज में, जो आपको सबको रीड करना चाहिए, रीड अबाउट इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका प्रोज एंड कॉन्स। ऑब्वियसली हर एक चीज का प्रोज भी होता है, कॉन्स भी होता है। आपको यूपीएससी में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों लिखना है, फिर कंक्लूजन देना है। सो जो नया फॉरेस्ट बिल पास हो गया, जो फॉरेस्ट एक्ट हो गया लेटेस्ट 2023 में, इसके बारे में रीड कीजिए, इसमें क्या लूपहोल्स हैं, क्या अच्छे अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं। ये बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, बिकॉज इट डील्स विथ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कवर इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है, हमें उसको इम्प्रूव करना है। कॉरपोरेट सेक्टर जो है, इट इज हंग्री, भूखा है कॉरपोरेट सेक्टर की, और फॉरेस्ट दो, हमें हम क्लियर करेंगे, वहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे, वहाँ पे माइंस बनाएंगे, वहाँ पे मॉल्स बनाएंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, वहाँ पे ड्रिलिंग होगा, वहाँ से तेल निकालेंगे, वहाँ से कोयला निकालेंगे। सो जंगल खतरे में है फ्रॉम द कॉरपोरेट सेक्टर। डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट डिबेट जो है, सो फॉरेस्ट, कहाँ पे फॉरेस्ट काटा जा सकता है, कहाँ पे नहीं, विच फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड विच आर नॉट, उसको लेके ये बिल है। सो इस बिल को लेके डिबेट था कि इसको कमिटी को दिया जाए, तो ये कमिटी को दिया गया, बट एज एक्सपेक्टेड कमिटी में रूलिंग एंड कोलिशन के ज्यादा लोग थे, बिकॉज रूलिंग कोलिशन हैज लार्ज नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, सो रूलिंग कोलिशन के ज्यादा लोग थे इस कमिटी में। जो ऑपोजिशन से मेंबर्स थे, उन्होंने कुछ आपत्ति जताई कि ये चीज ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको आप ऐसे कर दो, कुछ चेंजेस सजेस्ट किया। लेकिन द सजेशंस ऑफ द ऑपोजिशन मेंबर्स वेर टोटली आउटराइटली रिजेक्टेड, और बिल जैसे की थी वैसे ही वैसे वापस आ गई लोकसभा में और पास कर दिया गया। सो कमिटी का ठीक से फायदा नहीं उठा पाए हम, कमिटी में सारे पॉइंट ऑफ व्यूज लेके हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। और बहुत सारे बिल होते हैं जिसको कमिटी में भेजा ही नहीं जाता है। सो जो ऑपोजिशन होता है, वो लोग जिद करते हैं कि नहीं, इसको भाई कमेटी में भेजो, इसको हम डिबेट नहीं करेंगे, इसको कमेटी में भेजो, ये बहुत टेक्निकल बिल है, इस पर डिबेट होना चाहिए, इसको हम हड़बड़ी में पास नहीं कर सकते, इसको कमेटी में भेजो, कमेटी का गठन करो। बट अक्सर सरकारें क्या होती हैं, अगर उनके पास मेजोरिटी है तो वो बोलती हैं कि हम कमेटी वमेटी में नहीं भेजेंगे, हमारे पास मेजोरिटी है, हम अभी इसको, तुमको बात करना है, डिस्कस करना है तो करो, वरना हम तो एनीवेज, हमारे काफी लोग हैं, सब हाथ उठा के हाँ बोल देंगे, हमारे पास 50% हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी, बिल पास हो जाएगी। 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाएगी। सो डिस्कशन अवॉइड हो जा रहा है, कमिटी स्टेज अवॉइड हो जा रहा है। सो दिस इज अगेन, हमें दिख रहा है कि पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है ओवर द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इज गेटिंग वीकर। अच्छा, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तो जुडिशरी के साथ है। चेक्स एंड बैलेंसेस में सबसे बड़ा मुद्दा जुडिशरी के साथ है, जिसका, देखिए, हमने जब डिस्कस किया था रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, उसमें हमने यूके के बारे में बोला था। एक डी लोल्मे बोल के हैं, फ्रेंच एक्सपर्ट, इन्होंने बोला था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसा है कि एक पुरुष को महिला, एंड मैन टू वुमन, या महिला को पुरुष, पुरुष को महिला बनाना या महिला को पुरुष बनाना, ये छोड़ के, इसके सिवा ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट दिस, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्वोपरि है, बहुत पावरफुल है। इंडिया में पार्लियामेंट के ऊपर ये डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं कर सकते हम, बट जुडिशरी कुछ हद तक बहुत ही अपने आप को पावरफुल कर लिया उसने। बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके चलते जुडिशरी में के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर जो कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर है, वो थोड़ा सा फेल होता हुआ दिख रहा है। हम जुडिशरी चैप्टर में इसको वापस काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा। वहां पे जुडिशरी में एक है कॉलेजियम सिस्टम।
ये सिस्टम जुडिशरी ने तैयार किया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी उसमें गवर्नमेंट का रोल रहेगा। जो गवर्नमेंट है एग्जीक्यूटिव, इट विल प्ले अ रोल इन सेलेक्टिंग जजेस। लेकिन जजेस ने एक नया सिस्टम इजाद कर दिया, कॉलेजियम सिस्टम, जहां पे जजेस ही जजेस को नियुक्त करते हैं। जजेस अपॉइंट जजेस, दैट इज कॉलेजियम सिस्टम। इसके चलते बहुत सारा वो है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जो कॉलेजियम है जजेस का, जो जजेस सीनियर जजेस, 4 सीनियर जजेस बैठ के बोल रहे हैं कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये 3 नए जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। किस किस बेसिस पे हो रहा है? व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड दैट? अगर किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों? अगर किसी को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों? व्हाट इज द रीजन? इट इज नॉट नोन टू द पब्लिक, टोटली ओपेक है, नो ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ओपेक, एकदम ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सो जजेस अपॉइंटिंग जजेस, इसके चलते क्या होता है कि बहुत ही नेपोटिज्म भी देखने को मिलता है। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है या पॉलिटिक्स में नहीं है, यहाँ भी देखने को मिलता है। अक्सर देखते हैं कि जजेस के फैमिली में रिलेटेड मेंबर्स, उनके भाई भतीजे, चचेरे फुफेरे, समहाउ अ लॉट ऑफ जजेस आर रिलेटेड। खबर में ये बातें नहीं आती हैं बट बहुत सारे जजेस रिलेटेड हैं। अक्सर जान पहचान के रिलेटेड रिलेटेड लोग प्रोमोट हो जाते हैं, जो कि वकालत कर रहे हैं, वकील हैं, सीनियर लॉयर हैं, वहां से फिर प्रोमोट होकर जज बन जाते हैं हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं बाहर से। तो ये इसमें थोड़ा भाई भतीजावाद हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट। लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम आया क्यों? क्या जुडिशरी टोटली विलन है यहाँ पे? उन्होंने क्या ये बदमाशी करके ऐसा कर दिया? क्या गवर्नमेंट टोटली पाक साफ है इसमें? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की गलती थी पास्ट में, जिसके चलते कॉलेजियम सिस्टम आया है, जो हम देखेंगे बाद में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको जुडिशरी चैप्टर में। स्टार्टिंग में गलती गवर्नमेंट से ही हुई थी, जिसकी वजह से कॉलेजियम सिस्टम एज अ डिफेंस मैकेनिज्म जजेस ने तैयार किया। ठीक है। सो कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो उनकी जजेस की नियुक्ति होती है। उसके बाद एनजैक, एक बिल आई थी 2015 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल। क्या ये एक्ट था? ये एक्ट पास हो गया था पार्लियामेंट में, बकायदा दोनों हाउस ने पास कर दिया था। इट हैड बिकम, इट वाज नॉट इवन, नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी बिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। आई थिंक इट वाज द 99th अमेंडमेंट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। 2015 में संविधान को अमेंड कर दिया गया था। इट वाज टोटली अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉलोइंग प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर्स। अमेंडमेंट में क्या था कि जजेस की जो नियुक्ति होती है उसमें सिर्फ जजेस ही रोल प्ले नहीं करेंगे, 50% गवर्नमेंट के भी लोग रहेंगे। सो एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन होगा, उसमें आधे लोग गवर्नमेंट से होंगे, आधे जुडिशरी से होंगे, और दोनों मिल के वोटिंग होगी और डिसाइड करेंगे किसको अपॉइंट करना है अगला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज। सो दिस वाज द सिस्टम विच इज मोर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है जजेस की नियुक्ति के बारे में, ये सिस्टम एनजेएसी, एनजैक, ये उससे मिलता जुलता था। दिस इज व्हाट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जुडिशरी ने क्या किया? इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। जुडिशरी ने बोला कि नहीं, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ जा रही है, ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को खत्म कर रही है, दिस इज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एंड सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनजैक इज गोइंग, इट इज रिड्यूसिंग, इट इज टेकिंग अवे जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, जो जुडिशरी सरकार से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ये हार्म कर रहा है एनजैक। एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर का भी हमारा एक सेपरेट लेक्चर होगा। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म नहीं किया जा सकता। एनजैक इज ट्राइंग टू एनजैक है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। सो एनजैक बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, संवैधानिक संविधान का जो संशोधन है, ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। एंड वी आर बैक टू कॉलेजियम सिस्टम। अभी भी कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। एनजैक वाज स्ट्रक डाउन। और फिर हमने बोला था कि जजेस को रिमूव कौन करता है? हमने बोला था कि बहुत सिंपली बोल दिया कि एग्जीक्यूटिव रिमूव करता है, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रिमूव करता है।
पार्लियामेंट में एक पास होता है रेजोल्यूशन और उसके बेसिस पे रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलकर जजेस को रिमूव कर सकते हैं अगर जज बहुत करप्ट हो जाए तो। लेकिन आज तक नॉट अ सिंगल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज, इंडिया में आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज आज तक रिमूव नहीं हुआ है इस प्रोसेस से। नो जज हैज बीन रिमूव्ड डिस्पाइट देयर बीइंग सीरियस चार्जेस अगेंस्ट सेवरल जजेस। बहुत सारे जजेस के अगेंस्ट में बहुत सारे एलिगेशंस रहे हैं, आरोप रहे हैं, लेकिन तथाकथित आरोप रहे हैं, लेकिन आज तक किसी जज को हटाया नहीं जा पाया है। ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट कर बना दिया गया है कि रिमूवल हो ही नहीं पाता है। सो एंड ऑफ द डे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने बात किया चेक्स एंड बैलेंसेस का, कि एक विंग दूसरे विंग को कंट्रोल करता है, वो इंडिया में ऑन पेपर तो दिखता है कि हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम रियलिटी में उसके अंदर घुस के देखें तो हमें दिखता है कि हमारा चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़ा डावाडोल है। चेक्स एंड बैलेंसेस उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है जैसा कि होना चाहिए। सो दिस वाज रिगार्डिंग चेक्स एंड बैलेंसेस इन इंडिया। इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, हाउ कैन चेक्स एंड बैलेंसेस बी ब्रॉट बैक, वो हम समझेंगे आस्ते आस्ते जब एक के बाद एक चैप्टर्स खत्म करेंगे हम पॉलिटी के। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सब पढ़ते वक्त हम सजेशंस भी लेंगे, हम समझेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है और क्या करने से ये ठीक हो सकता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही रिगार्डिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम समझ लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। थैंक यू, गुड नाइट।